नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी की बात में और मैं आपके साथ हूं नगमा शेख। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए अभी भी पूरी तरह सतर्कता और सावधानी बरतना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि आगामी समय में प्रदेश में कई पर्व आयोजित किए जाएंगे। त्योहारों को मनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग बाजारों में खरीदारी कर रहे हैं। ऐसे में संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए कोरोना प्रोटोकॉल और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह पालन कराना जरूरी है। त्योहारी सीजन के कारण बाजारों में रौनक है और लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। इसके कारण शारीरिक दूरी के नियम का पालन करना नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सावधान किया है कि ऐसी भीड़ में कोई कोरोना कैरियर ना बन जाए। इसका ध्यान रखना बेहद जरूरी है। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निगरानी और विभिन्न माध्यमों से जन जागरूकता फैलाने पर जोर दिया है। सीएम योगी ने अपने सरकारी आवास पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में कोरोना के नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयासों पर संतुष्टि जाहिर की है और आगे भी इसी गति से काम किए जाने पर बल दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए अभी भी पूरी सतर्कता और सावधानी बरतना आवश्यक है। आने वाले दिनों में लगातार कई त्योहार आने वाले हैं। इसके लिए बड़ी संख्या में लोग बाजार में खरीदारी कर रहे हैं। ऐसे में संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए कोरोना के लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन जरूरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि बाजारों में यह सुनिश्चित हो कि दुकानदार और ग्राहक दोनों मास्क जरूर पहने और दुकान में सैनिटाइजर भी उपलब्ध रहे। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लोगों को झटका देने की तैयारी कर रहा है। पावर कॉर्पोरेशन स्लैब में बदलाव कर रेट बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। अगर ये प्रस्ताव मान लिया जाता है तो कम खपत वाले 80% घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली महंगी हो जाएगी, जबकि ज्यादा खपत वाले उपभोक्ताओं को कुछ राहत मिल सकती है। यूपी पावर कॉर्पोरेशन महंगाई की मार झेल रही जनता को बिजली का झटका देने की तैयारी में है। इससे लोगों की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। हालांकि इस बार पावर कॉर्पोरेशन सीधे बिजली की दरें ना बढ़ाकर स्लैब में बदलाव कर रेट बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए कॉर्पोरेशन ने राज्य विद्युत नियामक आयोग को प्रस्ताव भेजा है। अगर ये प्रस्ताव राज्य में लागू हो जाता है तो कम खपत वाले 80% घरेलू उत्पादों की बिजली महंगी हो जाएगी, जबकि ज्यादा खपत वाले उपभोक्ता को कुछ राहत मिल सकती है। खबरों के मुताबिक बिजली दर क्या होगी ये तय करने के लिए 6 नवंबर को नियामक आयोग ने राज्य सलाहकार समिति की बैठक बुलाई है। इस बैठक में बिजली की दर, एनुअल रेवेन्यू रिक्वायरमेंट पर चर्चा होगी। सूत्रों के अनुसार बैठक के बाद नए स्लैब का ऐलान हो सकता है और बिजली की बढ़ी दरें अगले महीने से लागू भी हो सकती हैं। पावर कॉर्पोरेशन ने शहरी, घरेलू और ग्रामीण उपभोक्ताओं की स्लैब 4 से घटाकर 3 करने का प्रस्ताव दिया है। इसमें पहला स्लैब 0 से 150 यूनिट की जगह 0 से 100 यूनिट करने का कहा गया है। वहीं दूसरा स्लैब 151 से 300 की जगह 101 से 300 और तीसरा स्लैब 300 यूनिट के ऊपर का होगा। इसे मंजूरी मिलने पर 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों की जेब पर बोझ बढ़ेगा। प्रदेश में ऐसे उपभोक्ताओं की संख्या सबसे ज्यादा है जो 500 यूनिट तक बिजली खर्च करते हैं। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बंगला बाजार स्थित विद्युत उपकेंद्र का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने उपकेंद्र में लगे फीडरों के बारे में जानकारी ली, साथ ही दूसरी जरूरी चीजों के बारे में भी अधिकारियों से बातचीत की। बंगला बाजार उपकेंद्र पर लगभग 5600 उपभोक्ताओं का बिल बकाया है। बकाया बिल की वसूली अब तक न होने को लेकर ऊर्जा मंत्री ने उपकेंद्र के अधिशासी अभियंता और एसडीओ को कड़ी फटकार लगाई। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा इस दौरान साइकिल की सवारी करते भी नजर आए। ऊर्जा मंत्री पहले ही बता चुके हैं कि पर्यावरण संरक्षण के लिए वो हर दिन अपने आवास से शक्ति भवन कार्यालय साइकिल पर ही जाएंगे। महोबा में वरिष्ठ पेंशनर सेवा संस्थान ने महंगाई भत्ता रोके जाने के विरोध में धरना प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री के नाम पर एक ज्ञापन अपर जिलाधिकारी को सौंपा। संस्थान के सदस्यों ने कहा कि प्रदेश स्तर पर महंगाई भत्ते की किश्त 20 जनवरी से रोक दी गई, जबकि महंगाई लगातार बढ़ रही है। तो हमारा रिटायरमेंट कर्मचारी है जो अपनी पेंशन अनुदान बेचता है, उसको प्रतिपूर्ति 15 साल पूरा किया जाता है। इसकी हमारी मांग है उसको 10 साल घटाकर 10 साल किया जाए। दूसरा, प्रदेश स्तर की हमारी समस्या है कि महंगाई भत्ते की किस्त सेवानिवृत्त कर्मचारी को जनवरी 20 से रोक दी गई है, जबकि इतनी महंगाई बढ़ रही है और हमारे जो रिटायरमेंट ज़्यादातर हैं उनको स्वास्थ्य में ज़्यादा खर्च लगता है
और जो महंगाई भत्ते रोक दी गई है उसको बहाल किया जाए। हमारी कि जो भी समस्याएं हैं उसको दूर कराएंगे। संबंधित अधिकारियों के पास ज्ञापन हम उनका भेज रहे हैं और उनके द्वारा कुछ ऐसी भी मांगे की गई हैं जिनको माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन भी दिया गया है। तो ज्ञापन हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाएंगे और जो लोकल स्तर की उनकी समस्याएं हैं उसको हम संबंधित अधिकारियों के पास भेज के उसका समाधान करेंगे। रिटायरमेंट के बाद पेंशन और वेतन वृद्धि की मांग को लेकर कासगंज में आंगनबाड़ी कर्मियों ने पैदल मार्च कर प्रदर्शन किया। अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन करते हुए आंगनबाड़ी की महिलाएं सदर तहसील पहुंची, जहां उन्होंने रिटायरमेंट के बाद पेंशन वेतन वृद्धि, सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की मांग की। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने इस दौरान कहा कि अगर सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। हमारी आंगनवाड़ी बहनें, कर्मचारी बहनें हैं जिनको 62 साल के उपरांत जबरदस्ती रिटायरमेंट दिया गया है। ना ही उनको किसी फंड की व्यवस्था की गई है, ना ही पेंशन की व्यवस्था की गई है। हमारी सरकार से ये मांग है अगर हमारी बहनों को रिटायर किया जाए उनके लिए फंड और पेंशन की व्यवस्था की जाए। आगरा जेल में बंद बाहुबली विधायक विजय मिश्रा को गैंगस्टर एक्ट के विशेष कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। गैंगस्टर एक्ट की विशेष अदालत ने विजय मिश्रा के 2 मकानों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर फिलहाल अगले आदेशों तक रोक लगा दी है। विजय मिश्रा की पत्नी रामलली मिश्रा की अर्जी पर गैंगस्टर एक्ट की विशेष कोर्ट ने यह आदेश दिया है। अर्जी में दलील दी गई है कि पूर्व में दोनों मकानों को सील करने का प्रकरण कोर्ट में विचाराधीन है। गैंगस्टर एक्ट की विशेष अदालत ने अपने आदेश में कहा कि बगैर अदालत की अनुमति और मामले का निस्तारण हुए दोनों भवनों को ध्वस्त न किया जाए। कोर्ट ने चूंकि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर रिलीज एप्लीकेशन की सुनवाई चल रही है, लिहाजा उस पर कहा कि चूंकि गैंगस्टर एक्ट में ये दोनों मकान जो हैं किस प्रॉपर्टी हैं, लिहाजा इसमें जब तक इसके रिलीज की प्रक्रिया कोर्ट में चल रही है और कोर्ट में मामला विचाराधीन है तब तक इस पर ध्वस्तीकरण की कोई कार्रवाई पीडीए के लोग नहीं करेंगे। हमीरपुर जिले में सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पुरानी रंजिश के चलते पिता पुत्र की हत्या कर दी गई। आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद मौके से भाग निकले। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। घटना हमीरपुर जिले के राट कोतवाली क्षेत्र के दादरी गांव की है। गांव के 2 युवक धीरेन्द्र और जितेंद्र खेत से वापस घर लौट रहे थे, तभी कपिल और संजय से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि कपिल और संजय ने फायरिंग कर दी, जिसमें गोली लगने से जितेंद्र की मौत हो गई और धीरेन्द्र गंभीर रूप से घायल हो गया। फायरिंग की सूचना पर पहुंचे धीरेन्द्र के पिता पृथ्वीराज को भी दबंग युवकों ने गोली मार दी, जिससे मौके पर उनकी भी मौत हो गई। जो गांव वालों के द्वारा बताया जा रहा है ये बात आ रही है। घर वालों से पूछताछ होगी, जो घायल से उससे पूछताछ होगी तो पता चलेगा। अभी कोई आरोपी पुलिस के गिरफ्त में नहीं है, सब फरार हैं। इसमें तलाश की जा रही है इनकी। ये दोनों पहले साथी ही थे, अब आज कोई बात हुई, घटना इसीलिए हुई। सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। हालांकि उच्च अधिकारियों का दावा है कि जल्द ही उनकी गिरफ्तारी होगी। खबरों के अनुसार दोनों पक्षों में पुरानी रंजिश को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था। कुछ समय पहले दोनों पक्षों के लोग जेल भी जा चुके हैं। हरदोई के मझिला थाना क्षेत्र के सलेमपुर में नसीम नाम के युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। परिजनों के मुताबिक नसीम गांव में ही घूमने की बात कहकर घर से निकला था। घर न पहुंचने पर परिजनों ने उसे तलाश करना शुरू किया तो एक खेत में उसकी लाश पड़ी मिली। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस सूचना पे हम सभी अफसर्स और फील्ड यूनिट यहाँ घटनास्थल पे हैं और घटनास्थल का निरीक्षण किया जा रहा है। जो प्रारंभिक जानकारियाँ मिली हैं उसमें कुछ महत्वपूर्ण लीड पुलिस को मिल गई हैं और जो परिवारजन है उनकी तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत करके अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और अभियुक्तों के जो संभावित लोग हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। कौशाम्बी में तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने दुकान में बैठे लोगों को कुचल दिया। इस हादसे में 3 व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों के परिजनों ने आर्थिक मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। कौशाम्बी जिले के सैनी थाना क्षेत्र के कन्वर सीमा के पास हाईवे पर कानपुर की ओर से तेज रफ्तार में आ रहा ट्रक बेकाबू होकर चाय की दुकान में घुस गया। हादसे में दुकानदार समेत 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। दुर्घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। ट्रक चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। थाना सैनी क्षेत्र के अंतर्गत कनबार बॉर्डर पर एक ट्रक पलट जाने के कारण से 3 व्यक्तियों की मौके पर ही डेथ हो गई है। उन्होंने जाम लगाया था, तत्काल जाम को खुलवा दिया गया है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। हादसे की सूचना मिलते ही मृतकों के परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और उन्होंने आर्थिक मुआवजे की मांग को लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगा दिया। वहां मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों ने गुस्साई भीड़ को आश्वासन देकर जाम खत्म कराया।
अलीगढ़ में नाबालिग से रेप का मामला सामने आया है। आरोपी पड़ोसी ने शराब के नशे में नाबालिग लड़की को घर में अकेला पाकर रेप किया और मौके से फरार हो गया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। मामला अलीगढ़ के अकराबाद थाना क्षेत्र का है, जहां 13 साल की नाबालिग लड़की के साथ उसके ही घर के सामने रहने वाले पड़ोसी युवक ने रेप किया। शराब के नशे में चूर आरोपी युवक ने इस जघन्य वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब लड़की घर में अकेली थी। पुलिस ने पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश कर रही है। उसने रेप कर दिया। हम तो कानून चले गए थे थोड़ी देर के लिए बाहर, आए तो जबरदस्ती अंदर घुस के और सांकल लगा ली। कितनी साल की बच्ची है आपकी? 13-14 साल की। बच्ची के साथ एक दुष्कर्म की सूचना मिली। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर उस बच्ची को मेडिकल के लिए भिजवाया और पॉक्सो एक्ट और धारा 376 में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और इसमें जो एक अभियुक्त है वो 20 वर्षीय अभियुक्त है, उसकी तलाश जारी है और शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। जिस वक्त आरोपी ने रेप की वारदात को अंजाम दिया, नाबालिग लड़की के घर वाले काम से बाहर गए हुए थे। लड़की ने कड़ा विरोध किया, लेकिन शराब के नशे में चूर युवक पर इसका कोई असर नहीं हुआ। पुलिस ने आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने का दावा किया है। यूपी सरकार का मिशन शक्ति अभियान अपने दूसरे चरण में एक नए फ्लेवर में नजर आएगा। बाल दिवस से शुरू हो रहे दूसरे चरण में महिला अधिकारों के साथ बाल अधिकार, कन्या भ्रूण हत्या, यौन अपराधों की रोकथाम के अलावा महिलाओं के साथ होने वाले घरेलू हिंसा के प्रति जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। हालांकि विपक्ष ने सरकार के इस अभियान को फेल बताया है और सवाल उठाए हैं। महिलाओं की सुरक्षा और स्वावलंबन के लिए चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान का दूसरा चरण पूरे प्रदेश में 14 नवंबर से 21 अप्रैल तक चलेगा। इस बार बालिकाओं और महिलाओं के साथ कन्या भ्रूण हत्या और बाल अपराधों को रोकने के लिए जागरूकता अभियान के साथ प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। 75 जिले, 822 ब्लॉक, 59,163 ग्राम सभा और 18,09,000 से भी अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से बाल और महिला अपराधों को रोकने के लिए 180 दिन तक विशेष अभियान चलेगा। बाकायदा सभी कार्यक्रम थीम के आधार पर आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम की जिम्मेदारी महिला कल्याण और बाल विकास, पुष्टाहार समेत अन्य विभाग को दी गई है। हर विभाग को अपने निर्धारित दिवस पर थीम के अनुसार कार्यक्रम आयोजित करना है। हालांकि विपक्ष ने मिशन शक्ति की सफलता पर संदेह जताया है। विपक्ष का कहना है कि 10 दिन का रिपोर्ट कार्ड बताता है प्रदेश के 22 जिले ऐसे हैं जहां मिशन शक्ति को लेकर अफसरों ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और न ही कोई कार्रवाई की। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी का मिशन शक्ति फेल हुआ है 22 जिलों में, मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी महिला सुरक्षा दे पाने में नाकाम है। लगातार महिलाओं पे घटनाएं बढ़ती हुई जा रही हैं, घरेलू हिंसा हो या लगातार महिलाओं व बच्चियों का बलात्कार हो, आए दिन घटनाएं निरंतर महिला अपराध की बढ़ती जा रही हैं। और जहां तक दूसरे चरण की बात योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि आप महिला अपराध रोकने में नाकाम हैं और लगातार जो अपराध है वो चरम सीमा पे पहुंच गया है। योगी आदित्यनाथ जी, आपके पास 1 साल बचा है और मैं कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश की जनता इस बार सरकार बदलने का काम करेगी। हालांकि विपक्ष के आरोप के उलट एक सच्चाई ये भी है कि मिशन शक्ति के तहत बीते 10 दिनों में 11 मामलों में 18 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई गई। 42 मामलों के 86 आरोपियों को आजीवन कारावास हुआ। 600 आरोपियों की जमानत खारिज कराकर उन्हें जेल भेजा गया। इसके अलावा भी तमाम मामलों में कड़ी कार्रवाई की गई। शारदीय नवरात्र के पहले दिन 17 अक्टूबर को प्रदेश की योगी सरकार ने महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति की शुरुआत की थी। 14 नवंबर यानी कि बाल दिवस के दिन मिशन शक्ति अभियान के दूसरे चरण की उत्तर प्रदेश सरकार शुरुआत करेगी। ये चरण 180 दिनों का यानी कि 14 नवंबर से शुरू होकर 21 अप्रैल 2021 तक चलेगा। इसमें अब महिलाओं की सुरक्षा के साथ साथ बाल अपराध पर भी लगाम लगाने का काम किया जाएगा। बालकों की तस्करी पर भी पूरी तरीके से लगाम लगाने का काम होगा। इसके साथ ही साथ घरेलू हिंसा जैसे मामलों को भी प्रमुखता से उठाया जाएगा। इन सभी चीज़ों को लेकर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से अब अपनी तैयारी कर चुकी है। दीपावली के मद्देनजर अयोध्या में 11 से 14 नवंबर तक भव्य दीपोत्सव आयोजित किया जाएगा। इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस काम के लिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। विश्वविद्यालय अपने 10,000 वॉलंटियर के साथ 13 नवंबर को राम की पैड़ी के 24 घाटों पर 6 लाख दीप प्रज्वलित करेगा। इस आयोजन के लिए विश्वविद्यालय की तरफ से टेंडर भी निकाले जा चुके हैं।
डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय इससे पहले भी 3 बार दीपावली पर भव्य दीपोत्सव आयोजित कर चुका है, जिसके लिए विश्वविद्यालय का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हो चुका है। इस बार यहां 6 लाख तक दीपक जलाए जाने का लक्ष्य रखा गया, जबकि इससे पहले 4,26,000 तक दीपक जलाए जाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था। कोरोना काल को देखते हुए इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है कि दीपोत्सव स्थल पर कोरोना प्रोटोकॉल का भी पालन किया जाए। इसके लिए जिला प्रशासन इस तैयारी में जुट गया है कि दीपोत्सव के दौरान लगाए गए वॉलंटियर्स का बाकायदा पहचान पत्र बनाया जाए। यूपी की बात में आज बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।